सुनो, अधिगम की बात की जाए तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अधिगम के सीखने का मतलब है, जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि एक डायनासोर था, यह मनुष्य से भी बड़ा एक प्राणी था, लेकिन समय के साथ ये क्या हो गया, आपका लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया, इसके लुप्त होने का क्या कारण है, तो आप भी जानते हो कि यह जिस भी वातावरण में रहता था डायनासोर, उस वातावरण के प्रति अपने आप को नहीं कर पाया क्या, अनुकूलित। यानी कि जिस भी वातावरण में यह आपका डायनासोर रहता था, यदि उस वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता, उस मौसम या उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता, तो आज भी यह पृथ्वी पर क्या होता, जीवित होता। लेकिन यह बदलते हुए परिवेश या बदलते हुए वातावरण के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाया, इस कारण से यह क्या हो गया, आपका विलुप्त। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो भी वातावरण में परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन के अनुसार यह अपने आप में नहीं कर पाया क्या, परिवर्तन। फिर यदि कोई कहे कि जब प्रक्रिया चल रही थी, किसकी, विकास की प्रक्रिया चल रही थी, अन्य जीव जंतु विकास कर रहे थे अपने आप में, तब यह डायनासोर नहीं कर पाया अपने आप में किसी भी प्रकार का क्या, विकास। यानी कि डायनासोर की जो प्रक्रिया रही वह कैसी नहीं रही, प्रक्रिया विकासशील नहीं रही। यानी कि अन्य जो जीव जंतु थे उन्होंने तो अपने आप में बहुत चेंज किया, बहुत परिवर्तन किया, लेकिन डायनासोर एक ऐसा प्राणी था जिसने अपने आप में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। वो ज्यों का त्यों जिस प्रकार से रहता था उसी प्रकार से रहता रहा, लेकिन परिवर्तित क्या होता रहा, वातावरण। लेकिन वातावरण के अनुसार डायनासोर परिवर्तित नहीं हुआ। रिजल्ट क्या निकला कि इस डायनासोर ने जब अपने जीवन के प्रति, ध्यान रखना, अपने जीवन के प्रति जीवन जीने का जो रवैया था वह क्या रखा है, पूर्ण रूप से स्थिर, और किसी भी प्रकार का जब कोई भी परिवर्तन अपने जीवन में नहीं किया, तो यह क्या हो गया, वातावरण से क्या हो गया, गायब। क्योंकि ये आप जानते ही हो कि जीवित वही रहेगा जो परिस्थिति के अनुसार कर पाएगा अपने आप में परिवर्तन। वर्तमान समय देखो आप, कोरोना, सबके चेहरे एकदम ढक गए। यदि ये चेंज ना किया होता, और जिसने ये चेंज नहीं किया, आप समझ गए कि वो क्या हो गया, वातावरण से बाहर। तो ध्यान रखना कि डायनासोर भी क्या है, डायनासोर ने नहीं किया परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन, इसलिए यह क्या हो गया, वातावरण से गायब। आप समझते चलना कि इसी से आपको रिजल्ट क्या निकालना है, बदल रहा है क्या, वातावरण। और जब वातावरण बदल रहा है तो बदलते परिवेश के अनुसार यदि आप अपने आप में कुछ परिवर्तन ले आते हो, कुछ भी नया सीख लेते हो, वही आपका क्या कहलाता है, सीखना, या उसी को कहा जाता है क्या, अधिगम। बात समझ गए। जैसे एक नन्हा बालक जब माँ के गर्भ में था तो वह माँ के भोजन से ही अपने भोजन का काम चला लेता था, लेकिन जब वह पृथ्वी पर आया, जब उसका जन्म हुआ, तो क्या अभी भी उसी प्रकार उसका काम चलता रहेगा, नहीं। उसको दूध पीना, फिर उसके बाद जब कुछ बड़ा होगा तो भोजन करना, यानी कि भोजन करने और खाना खाने या दूध पीने के कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। यदि वह चाहे कि उसको अपने दांत ना हिलाने पड़े, उसको भोजन को चबाना ना पड़े और उसका काम चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी उसको खाना खाना भी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके वह क्या रह पाएगा, जीवित। तो याद रखना आप कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का मतलब ही होता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य करने के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए यदि आप अपने आप में परिवर्तन लाते हो, वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम, या उसको ही क्या कहते हैं हम, सीखना। बात समझ गए। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात थी कि अधिगम या सीखना किसको कहा जाता है। तो यदि हम कहें इन सब बातों के बाद यदि हम वन लाइन में एक लाइन और लिख दें, और वह लाइन क्या कहेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि वास्तव में अधिगम है क्या, तो अधिगम क्या है, अधिगम के बारे में कहें कि वक्त के साथ खुद को बदलना। समझते चलना, यदि कोई कहे कि अधिगम क्या है,
तो वक्त के साथ खुद को बदलना ही आपका क्या कहलाएगा? अधिगम। यानी आप कुछ चेंज लाते हो समय के साथ तो वही आपका क्या कहलाएगा? अधिगम। लेकिन यदि कोई ये कहे कि वक्त के साथ कहें या जीवन की मांगों के अनुरूप, किसके अनुरूप? जीवन की मांगों के अनुरूप, ध्यान रखना, जीवन की मांगों के अनुरूप यदि आप अपने आप में लाते हो क्या? परिवर्तन, तो वह भी आपका क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। यानी कि जो भी जीवन की मांग है उन जीवन की मांग के अनुसार यदि आप अपने आप में परिवर्तन लाते हो तो वह भी आपका क्या कहलाता है? अधिगम। फिर समझते चलना कि यदि हम ये कहें कि जो भी व्यक्ति की या वातावरण की जो मांग थी उस व्यक्ति की उस वातावरण की मांग के अनुसार, उस व्यक्ति की वातावरण की मांग के अनुसार, ध्यान रखना, मांग के अनुसार, उस व्यक्ति की वातावरण की मांग के अनुसार यदि उस व्यक्ति की वातावरण की जो भी मांग है, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है उसकी जो भी मांग है, उस मांग के अनुसार यदि वह अपने आप में क्या ले आता है? चेंज ले आता है, परिवर्तन ले आता है, या उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, तब भी वो क्या कहलाएगा? उसका अधिगम कहलाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो यदि हम ये कहें एक लाइन और, यदि एक लाइन और बोलें, सर समझना जरा, सुनो, यदि एक लाइन और कहें कि कोई प्राणी है, वह वातावरण में हुए परिवर्तन या परिस्थिति के अनुसार, ध्यान रखना, कोई भी प्राणी वातावरण में हुए परिवर्तन या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, या अपने आप को या तो वह क्या कर ले जाए? समायोजित कर ले जाए, या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर ले जाए, या उसको हम कहें, इस परिवर्तन को परिवर्तन ना कह के हम कहेंगे क्या? वांछनीय परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? वांछनीय परिवर्तन। अब कोई कहे कि परिवर्तन नहीं, हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वातावरण की परिस्थिति की मांगों के अनुसार अपने आप में वांछनीय परिवर्तन लाता है तो उसी को सही भाषा में क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अब वांछनीय परिवर्तन भी क्या? तो सुनो, वांछनीय परिवर्तन किसको कहते? कोई व्यक्ति गोली मारना सीख गया, इसको वांछनीय परिवर्तन नहीं कहते। जैसे आपने देखा, गए व्यक्ति बोले हम जुआ बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, बोले हम शराब बहुत अच्छी पी लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इस शब्द को परिवर्तन भी शब्द दिया गया है। तो कैसा परिवर्तन? वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है समाज में प्रदत्त मान्यताओं के अनुसार, ध्यान रखना, वे कार्य जिनको समाज में क्या मिली हुई है? मान्यता। यदि व्यक्ति उन्हीं मान्यताओं में कोई बेहतर प्रदर्शन करता है तभी उसका परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि किसी की हत्या कर दो भाई साहब, किसी की गोली मार दो, किसी को जुआ खेलो, शराब पियो, ये सब चीजें आपकी क्या नहीं है? कोई आपसे ये नहीं कहता होगा अरे भैया वो बहुत बढ़िया जुआ खेलना सीख गया, कोई कहता है नहीं। सब आप जानते हो कि उनको किस नाम से संबोधित किया जाता। तो इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ गए? तो याद रखना कि वन लाइन में यदि कोई कहे तो ये लाइन अधिगम की याद रखना। फिर सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा एक एक करके आते हैं कि प्राणी के द्वारा वातावरण के अनुसार अपने आप में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, या उसको सीखना कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो ध्यान रखना जरा, एक और पॉइंट लेते हैं सर। आप लोग हमारे पास आए, ठीक है, किसके लिए आए भाई साहब? पढ़ने के लिए। समझते चलना, आप लोग मतलब विद्यार्थी कोई भी आए तो स्टूडेंट आया है टीचर के पास किसके लिए? पढ़ने के लिए। अब हम आपको पढ़ाएं, समझते चलना, हमने आपको पढ़ाया,
और पढ़ा करके यदि परीक्षा में आप बैठे और परीक्षा में बैठने के बाद यदि आप उत्तीर्ण हो गए या परीक्षा में सफल हो गए, तब तो हमारा पढ़ाना यानी कि क्या है, सार्थक है, और आपका पढ़ना या आपका सीखना सार्थक है। लेकिन यदि हमने भले ही आपको खूब पढ़ाया हो, लेकिन पढ़ करके यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुए, तो फिर वह सीखना नहीं कहलाएगा। बात समझ गए ना। सीखना सार्थक कब होता है? जब भी कभी किसी बालक को कोई विषय वस्तु बताई जाए, वह विषय वस्तु को वह सीख ले और सीख करके उसका अप्लाई कर ले, उसी को तो आप क्या कहते हो, अधिगम, या उसी को ही आप क्या कहा जाता है, उसी को सीखना। इसमें एक लाइन ये कहनी है कि कोई भी बालक को पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी भर भाई साहब वो स्कूल में बना रहेगा। जैसे सपोज दैट एक स्कूल है, कक्षा 12 की किताब है और कक्षा 12 है, 11 या 12 कोई भी बुक्स, कोई भी क्लास है, उस क्लास में बच्चे को पढ़ाए गए राम रहीम के दोहे, पढ़ाए गया मीरा, हिंदी में पढ़ाए गए मीराबाई के कुछ छंद, या उसने पढ़ी शेर और शायरी, या कोई भी जो आपने पढ़ा होगा दुष्यंत शकुंतला का कोई कहानी, और क्लास में दुष्यंत शकुंतला की कहानी पढ़ने के बाद वो बड़ा आनंद आया, बच्चे बोले बहुत रोचक कहानी थी, बहुत आनंद, प्रफुल्लित, हंसते हुए घर गए। लेकिन यदि केवल इन दुष्यंत शकुंतला की कहानी या मीराबाई या किसी कवि के दोहे से क्या काम चल जाएगा? आप इंटर में तो खूब हंसे ठहाके लगाए, लेकिन आप जब स्कूल से बाहर निकले, क्योंकि आपको जीवन भर नहीं रहना है स्कूल, आप कभी तो स्कूल से क्या आओगे, बाहर, और बाहर आकर के ही आपको क्या बनना है, एक सामाजिक प्राणी। और सामाजिक प्राणी कब बनोगे भाई साहब? सामाजिक प्राणी तभी बनोगे जब किसी भी परीक्षा को, सामाजिक प्राणी कब बनोगे? जब आप खुद के लिए जीविकोपार्जन का काम करने लगोगे, मतलब खुद अपने पेट के लिए कमाने लगोगे, और कमाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, उत्तीर्ण, मतलब किसी ना किसी परीक्षा को तो पास करना ही पड़ेगा ताकि आपको मिल सके क्या, जॉब। बात समझे? तो यदि कोई कहे आप आए यहाँ, हमने आपको बिठाला, खूब हंसी ठहाके लगाए, अरे बहुत ये और वो, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए तो हमारा पढ़ाना, फिर पढ़ाना नहीं, आपको सिखाना नहीं, वो अधिगम नहीं कहलाएगा। बात समझ गए? तो याद रखना इस लाइन को कि अधिगम क्या है। अधिगम तभी अधिगम सार्थक शब्द अधिगम कहलाता है। पढ़ाने वाला शिक्षक कितना भी अच्छा हो, जब तक कि बालक को उसकी बात समझ में ना आए और वह बालक उस बात को सीख करके अप्लाई ना कर ले, यानी उसका प्रयोग बेहतर तरीके से ना कर ले और अपने जीवन में सफल ना हो जाए, तब तक उसको अधिगम आप नहीं कह सकते। क्लियर? बताओ सर, कोई दिक्कत इसमें? नहीं? ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो नेक्स्ट इसी में अब डेफिनेशन चलते हैं। अब एक एक करके परिभाषाओं को लेते हैं। आप ही एक एक करके जो परिभाषाएं हैं वो क्या कहती हैं, तो कई परिभाषाएं आएंगी। आप बस केवल अधिगम का मतलब समझते रहना कि अधिगम का मतलब क्या होता है। तो किसी भी परिस्थिति के अनुसार ध्यान रखना, अपने आप को ढाल लेना, यानी कि वही आपका क्या कहलाया, सीखना। देखो, अब सबसे पहली बात आती है इसमें कि एक एक करके सारी परिभाषाएं, और परिभाषा आपको हम एग्जाम्पलों के माध्यम से सारी परिभाषाएं समझाएंगे, क्योंकि जब आपको परिभाषाएं यूपी टेट में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, मान के चलो 4 से 5 परिभाषाएं आएंगी, आप रटते रहोगे फिर भूलते रहोगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको परिभाषाएं यहीं याद हो जाएं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है? क्योंकि आपको ये नहीं कि हूबहू वही डिटो वर्ड पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से एक लाइन हो सकता, कुछ उसके जैसे 3 लाइन की डेफिनेशन है तो हो सकता केवल 2 लाइन या 1 लाइन ही उसमें क्या करें, ऐड। जैसे आपके जो मनोवैज्ञानिक थे जेवी अल्पोर्ट, व्यक्तित्व की उन्होंने जो परिभाषा दी थी तो यूपी टेट में 3 बार रिपीट हुई। 3 लाइन की परिभाषा है, पहली साल 1 लाइन आई, दूसरी साल दूसरी लाइन है और अगली साल तीसरी साल तीसरी लाइन आई। लेकिन पढ़ना आपको तीनों लाइन है ताकि वह कोई भी लाइन पूछे वो इम्पोर्टेंट है, हमको आनी चाहिए, हमारे पेपर में फंसनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि कोई कहता है
तो सबसे पहले देखा जाए एक एग्जाम्पल से ही आपको हर परिभाषा का कनेक्शन हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं बालक, क्योंकि हमको पढ़नी है क्या, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बालक क्या करता है, यहाँ पर रखी हुई है एक क्या, मोमबत्ती। इस प्रकार से ये मोमबत्ती क्या है, जल रही है। कई बार उदाहरण हमने इसका दिया है। और बालक क्या करता है, आप स्वयं जानते हो, बालक है, खेल रहा है घर में। आपने खुद देखता होगा खेलते खेलते कहीं गैस को पकड़ ले, कहीं आप ग्रामीण परिवेश से जैसे कुछ बच्चे जुड़े हुए होते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में बोले बच्चा खेल रहा था लेकिन आगी जल रही थी और उसने कोयले को पकड़ लिया, वह जल गया। तो मोमबत्ती जल रही थी या दीपक जल रहा था, बच्चा खेलते खेलते जाता है और उस मोमबत्ती को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अब जब मोमबत्ती को पकड़ेगा सर, तो मोमबत्ती को पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा, आप जानते हो, वह जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो वह कहाँ को भागेगा, दूर भाग जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जल जाने दो। अब दूसरी बार पुनः उसी बालक के समक्ष पुनः मोमबत्ती प्रस्तुत की जाती है। अब क्या होगा, क्या बालक ने पहली बार मोमबत्ती को पकड़ा था तो क्या अब भी मोमबत्ती को पकड़ेगा? नहीं, अब तो कहेगा तत्ता भैया इससे दूर भागो, ये क्या है, जल जाते हैं इससे। यानी कि अभी पहली परिस्थिति में वह मोमबत्ती को पकड़ रहा था, लेकिन अब वही बालक मोमबत्ती से क्या भागेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। बोलेगा हम इस मोमबत्ती को पकड़ेंगे नहीं, इस मोमबत्ती से हम क्या है, जल जाते हैं। तो मोमबत्ती से दूर भागने की क्या करेगा, कोशिश। अब समझना बस केवल इतना ही, अभी इतना ही एग्जाम्पल लेंगे, इसी से एक आपकी परिभाषा निकलेगी, वुडवर्थ। ठीक, क्या कहते हैं सुनो। इन्होंने क्या कहा, मोमबत्ती को पहले बालक ने पकड़ा और दूसरी परिस्थिति में बालक मोमबत्ती को देख करके दूर भागा। तो पकड़ना क्या है सर, क्रिया। पकड़ना क्या है सर, क्रिया। भागना क्या है सर, वो भी तो क्रिया है। और पकड़ा मोमबत्ती को, लेकिन दूसरी परिस्थिति में वह मोमबत्ती को देखकर क्या हो गया, भाग। तो पहली परिस्थिति में जो उसने क्रिया की थी, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट कोई रखा हो और उसके सापेक्ष कोई क्रिया की जाए, जैसे आप स्वतंत्र रूप से चल रहे हो, ये चलना, दौड़ना, उठना, बैठना क्रिया है, लेकिन किसी वस्तु के सापेक्ष आप कोई क्रिया करते हो तो वो क्रिया ना बन के क्या बन जाती है, प्रतिक्रिया। आपको हमने पहले भी बताया है, यहां पर भी प्रतिक्रिया की, लेकिन यहां पर भी प्रतिक्रिया की। यहां पर पकड़ना मोमबत्ती क्रिया थी, यहां पर भागना प्रतिक्रिया है। ये पुरानी प्रतिक्रिया थी, ये आपकी कैसी प्रतिक्रिया है, नवीन प्रतिक्रिया है। बात समझ गए, ये कैसी प्रतिक्रिया है, नवीन प्रतिक्रिया। और यहां पर बालक को कुछ भी ज्ञान नहीं था, एक वर्ड मिला, नवीन प्रतिक्रिया। दूसरा वर्ड सुनो, यहां पर बालक को कुछ भी ज्ञान नहीं था। क्या उसको पता था कि भैया मोमबत्ती से जल जाते हैं? नहीं, उसने मोमबत्ती को पकड़ा, उसको नहीं था इस बात का ज्ञान कि यह मोमबत्ती हमको जला देगी। लेकिन एक बार भाई साहब जल गए तो अब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमको क्या प्राप्ति हो गई? ज्ञान की। और एक ऐसा ज्ञान मिला जो क्या था? नवीन था। किस प्रकार के ज्ञान की? एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इस प्रकार की जलती हुई वस्तु से हम जल जाते हैं। अब हम तो पकड़ेंगे भी नहीं, सभी को दूर भगाएंगे, भैया इससे क्या भागो, दूर भागो, इससे जल जाते हैं। अब दो शब्द आपको मिल गए। बालक को ने क्या सीखा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। दो चीजें सीखी कि जब भी मोमबत्ती आएगी इससे जल जाते हैं, हम दूर भाग जाएंगे। दो चीजें बालक सीख गया, उसको ही तो अधिगम। वुडवर्थ साहब ने इसी को डेफिनेशन बना दी। बोले भाई साहब, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को सीखना ही क्या कहलाता है? अधिगम। अब मनोवैज्ञानिक थे तो सीखना तो लिख नहीं सकते थे, इसको उसने क्या किया है? प्राप्त। देखते चलना, आपको जब हम हिंदी का शिक्षण बताएंगे तो बताएंगे कि अर्जन क्या होता है, अर्जन क्या होता है, अर्जित क्या होता है और आपका अधिगम क्या होता है। तो सुनना जरा कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं, उसको पहले से ये चीजें प्रदत्त नहीं थी। कुछ चीजें बालक को पहले से प्रदान होती हैं, जैसे कि जो वंशानुक्रम के जो गुण हैं वो बालक को मूल रूप से ओरिजिन से, माता पिता से प्राप्त होते हैं। लेकिन उसकी जो, जैसे जिस प्रकार से देखा जाए, आप लोग जानते होंगे कि बुद्धि को यदि देखा जाए तो कुछ लोगों से यदि हम पूछें कि बुद्धि अनुवांशिक गुण के अंतर्गत आएगा या वाह्य परिस्थिति से अर्जित किया जाने वाला गुण होगा, तो भाई साहब
यदि कोई कहे तो बुद्धि वास्तविकता में अनुवांशिक गुण होता है, लेकिन यदि देखा जाए कि उसका गणित सीखने का कौशल, उसका हिंदी का कौशल या उसका साइकिल चलाना, क्या बालक जब पैदा हुए तो क्या सभी साइकिल चला लेते थे, क्या सभी कार चला लेते, ये उसने अर्जित किया है। तो जो ज्ञान वह अर्जित करे वो अर्जन कहलाता है। यहां पर उसने मोमबत्ती से नवीन ज्ञान प्राप्त किया है, नवीन प्रतिक्रिया प्राप्त की मोमबत्ती को देखकर, तो ये क्या कहलाए, उसके अर्जन कहलाए। वुडवर्थ साहब ने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम। बताओ, पहली डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई किसकी, वुडवर्थ साहब की। वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। पहली परिभाषा जो यूपी टेट के पेपर में कई बार रिपीट हुई है, हर बार, मतलब हर बार तो नहीं, 1-2 साल छोड़कर फिर 1-2 बार, फिर 1 साल छोड़कर फिर अगली बार। तो याद रखना कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट परिभाषा। पहली परिभाषा तो क्लियर है, ठीक है। इसमें यदि वो थोड़ा चेंज करें, आपको 2 शब्द पकड़ के रखना है, एक नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया। अब अर्जन की जगह अर्जित कर दें तो क्या परेशान हो गए? नहीं भाई साहब, अर्जन करना, अर्जित कर लिया उसने, तो अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। अब सुनो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक एग्जाम्पल, तो इसी से 3 परिभाषा हम जोड़ते हैं। अभी देखो आप, इन्होंने क्या कहा कि वुडवर्थ साहब कह गए हमने तो मोमबत्ती से 2 शब्द निकाल लिए, एक नवीन ज्ञान था, दूसरी थी आपकी नवीन प्रतिक्रिया। लेकिन जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे वो मनोवैज्ञानिक क्या कहते, तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में अन्य चीजें पकड़ी। दूसरे मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, और भी मनोवैज्ञानिक थे गेट्स, बंधु, आपके गिलीलैंड, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, और करीब करीब अभी तो जो इसके पहले 6-7 परिभाषाएं हमने पिछली बार शायद पढ़ाई हैं, इस बार इन 6-7 को बढ़ा करके करीब 10 से 11 करेंगे। मतलब जो आने के चांस हैं, जो 2 और 3 परिभाषा जो अलग से ऐड होंगी आपको, उनमें को ज़्यादा फोकस करना है, आएंगी तो उन्हीं में से, नहीं तो फिर पिछली ये आ जाएंगी। बात समझ गए? तो 10-11 परिभाषाएं याद नहीं रखना, केवल समझना है, ठीक है ना। याद तो वो बार बार जब कॉपी को खोलोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी सर, ठीक है ना। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट परिभाषा क्या है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी कि यदि आपके एक बोलते हैं आपके गेट्स बंधु, और दूसरी परिभाषा आपके बोलते हैं क्या, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गेट्स बंधु की भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। सुनो फिर इसी एग्जाम्पल में दूसरी परिभाषा क्या कहलाती है, सुनो। बालक को उन्होंने क्या पकड़ाई थी सर, मोमबत्ती पकड़ाई थी। बालक मोमबत्ती से जल गया था, पकड़ने के बाद तो वह क्या कर गया था, दूसरी परिस्थिति में मोमबत्ती को देख करके दूर भाग रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब उस बालक ने इस मोमबत्ती को पकड़ा तो पकड़ करके जल गया, जलने के बाद वह दूर भाग गया। जब दूसरी परिस्थिति में दूसरी बार उसके सामने पुनः मोमबत्ती लाई गई। अब होता क्या है कि अब क्या करेंगे, तो देखते चलना कि यहाँ पर मोमबत्ती कौन पकड़ा भैया, मोमबत्ती कौन पकड़ा, बालक। भाई बालक, मोमबत्ती कौन पकड़ा, बालक। तो बालक ने स्वयं ही क्या पकड़ी, मोमबत्ती, कोई दूसरा तो आया नहीं। भाई आप सॉल्व कर रहे हो सवाल, पेपर आपके लिए है, आप पढ़ रहे हो, तो प्रश्न भी कौन सॉल्व करेगा, आप खुद ही या स्वयं ही सॉल्व करोगे, आपकी जगह कोई दूसरा तो बैठ नहीं जाएगा परीक्षा में। तो बालक को सीखना है तो बालक को स्वयं ही क्या करनी पड़ेगी, मोमबत्ती या उससे अनुभव करना पड़ेगा। तो उसने स्वयं ही क्या की है, मोमबत्ती को पकड़ी है। अब इसके बाद जब स्वयं उसने मोमबत्ती को पकड़ा तो जलने का जो अनुभव था, जला कौन, जलने का जो अनुभव, यानी कि जो जलने का अनुभव था वह भी किसको प्राप्त हुआ, इसी बालक को तो जलने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो अनुभव भी किसको प्राप्त हुआ है, बालक को। अब एक बार जब वह जल गया तो दूसरी बार उसके समक्ष मोमबत्ती लाई गई, वह मोमबत्ती को देखकर दूर भागने लगा। अब दूसरी क्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी बार भी आप मोमबत्ती लाओगे, बालक मोमबत्ती को देखकर क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। और जब दूर भाग रहा है तो एक तरह से बालक को सिखाने के लिए एक प्रयोग किया गया। क्या किया गया, एक प्रयोग। और जब
उस बालक के समक्ष या बालक के साथ यह प्रयोग किया गया कि किसी वस्तु से वह किस प्रकार से वह कार्य करता है। जैसे मोमबत्ती उसको पकड़ाई गई तो वह जल गया, जल करके दूर भाग गया। स्वयं ही उसने अनुभव प्राप्त किया है और इस पूरे के पूरे स्टेप 1 पकड़ा मोमबत्ती को पकड़ने के बाद जला, सेकंड स्टेप, उसके बाद मोमबत्ती पुनः आई, थर्ड स्टेप मोमबत्ती को देखकर अब भाग रहा है, फोर्थ स्टेप, पूरी की पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न हुई या 4 स्टेप में संपन्न हुई। तो उसको क्या मिला? एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मिली है ट्रेनिंग, यानी उसको मिला है क्या? प्रशिक्षण। तो स्वयं ही उसने अनुभव किया और स्वयं ही उसने क्या लिया? प्रशिक्षण। तो ध्यान रखना कि यदि कोई कहें, आपके अन्य मनोवैज्ञानिक क्या कहेंगे? 2 शब्द यूज करेंगे, अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर। स्वयं ही उसको अनुभव मिला है, स्वयं ही उसने क्या लिया है? प्रशिक्षण। तो स्वयं अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर अब बालक क्या करेगा? इस मोमबत्ती को देखकर दूर भाग जाएगा। अब पकड़ने की कोशिश नहीं, तो आया है उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो जब भी कभी वो कहें कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर बालक के व्यवहार में भी कोई परिवर्तन आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। फिर सुनो, यदि कोई कहें कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, ध्यान रखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा यदि बालक के व्यवहार में, किसी भी प्रकार के व्यवहार में क्या आ जाए? कोई भी परिवर्तन आ जाए। याद रखना, कोई भी परिवर्तन आ जाए। तो यदि हम ये कहें कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, या इस परिवर्तन को कहते हैं परिमार्जन। यदि वो परिवर्तन की जगह, भाई जो चेंज है वो परिवर्तन है, परिमार्जन मतलब शुद्धता आ गई। पहले वह गलतियां करता था, अब मोमबत्ती को पकड़ लेता था, लेकिन अब जल गया है, अब दोबारा मोमबत्ती नहीं पकड़ेगा। भैया एक बालक बहुत ऊधम करता था, बहुत छत के नीचे से, या यूँ समझो बार बार सीढ़ियों से ऊपर जाता था, नीचे जाता था। एक बार उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, अब वह सीढ़ियों पर चढ़ने से भी डरेगा। बात समझ गए? या दौड़ता हुआ चढ़ता था तो धीरे धीरे स्लो उतरेगा कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। तो एक बार अनुभव किसको मिला? गिरने का। स्वयं को ट्रेंड कौन हुआ? वह स्वयं। तो प्रशिक्षण शब्द इसलिए लाया गया, भाई ये हैं सब आम भाषा के शब्द, लेकिन मनोवैज्ञानिक अब आम भाषा थोड़ी ना लिखेंगे सर, इसलिए उनको प्रशिक्षण और अनुभव लिख दिया। आप बीटीसी करने जाते हो, स्वयं अनुभव लेते हो और आपको ही ट्रेनिंग मिलती है। बात समझ गए? तब जाके आप सीखते हो, तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है। समझ गए? तो याद रखना कि अलकली मनोवैज्ञानिक, और आपके उस बालक के भी व्यवहार में परिवर्तन आया है, क्योंकि वह मोमबत्ती को देख करके क्या कर रहा है? भाग रहा है। पहले उसका व्यवहार था मोमबत्ती को पकड़ना, अब इसी व्यवहार परिवर्तन को वुडवर्थ ने अर्जन कहा था। इन्होंने कहा है उसके अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए या परिमार्जन आ जाए, परिवर्तन आ जाए या परिमार्जन आ जाए, तो उसको भी हम क्या नाम देंगे? अधिगम ही नाम देंगे। बात ठीक है? ये परिभाषा किसने कही? तो लिख लेना, ये परिभाषा कही है आपके गेट्स बंधु ने। किसने कही है? गेट्स बंधु। यानी गेट्स 2 व्यक्ति थे, दोनों लोग 2 भाई थे, उन्होंने ये क्या दी है? परिभाषा दी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट परिभाषा, अब परिभाषा ही ज़्यादा है, मतलब अभी तो ये काफ़ी परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो इनको पढ़ लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सुनिए, यदि कोई कहे अब कि ठीक है साहब, मोमबत्ती से बालक जल गया है, जल करके उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, और वह पॉइंट क्या कहता है उसको देखना जरा। सुनो, अब यदि कोई कहे तो पुनः उसी एग्जाम्पल को एक बार हम फिर लेंगे। देखो जरा, मोमबत्ती से बालक जला, अब डायरेक्ट चलते चलना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब बालक जल गया तो जल करके मोमबत्ती से कहाँ भाग रहा है? दूर। मतलब उसको प्राप्त हुआ है क्या? ज्ञान। ये बात तो कंफर्म है, उसको क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान। साथ ही साथ जब तक कि उसने मोमबत्ती को नहीं पकड़ा था और वह मोमबत्ती से नहीं जला हुआ था, तब तक उसकी आदत थी मोमबत्ती की ओर भागने की। जैसे एक बालक पलंग पर बैठा हुआ है, बार बार पलंग से नीचे की ओर जाता है,
माँ उसको पकड़कर पुनः बीच में बिठा देती है, लेकिन एक बार यदि माँ का ध्यान उस बालक पर ना जाए, समझते चलना, ये बालक है, ये बीच में पलंग पर बैठा हुआ है छोटा वाला, बार बार ये कोने पर जाता है, माँ इसको बार बार गौर कर रही हो, बार बार पुनः कोने से उठाकर बीच में बिठा दे रही है, लेकिन एक बार माँ का यदि ध्यान ना जाए, ये बालक फटाक से गिर पड़े नीचे, अगली बार ये कोने पर जाने से सोचेगा। बात समझ गए ना, डरेगा कि नहीं, गिर पड़ेंगे, चोट हम ही को लगेगी। तो जो आदतें थीं, जो आदत, इसके पहले कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बार पलंग से नीचे गिर गए, प्राप्त हुआ है ज्ञान कि भैया गिरने से लग जाती है, इसलिए नीचे नहीं जाना, यहीं से चिल्लाते रहो, माँ आएगी आएगी, भोंपू बजाते रहो। इसके बाद उसकी आदतें, यानी कि जो आदतें थी वह आदतों में भी क्या हुआ है, परिवर्तन, यानी कि जो आदतें थी उन आदतों में भी क्या हुआ है, परिवर्तन। फिर यदि कोई कहे उसकी इस आदत, ये हैबिट है, एक होती है आपकी एटीट्यूड होता है, एक होता है एप्टीट्यूड, तो दोनों के दोनों, एक होती है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को क्या कहते हैं, तो सुनते चलना, यदि कोई कहे अभिवृत्ति, यदि हम ये शब्द लिखें अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति का मतलब समझना, अभिवृत्ति के लिए एक आपने सुना होगा कि उसका एटीट्यूड, आप जानते हो कि यार उसको बहुत घमंड है, ठीक है ना। एक होती है अभिवृत्ति, ये एप्टीट्यूड होता है। अब इस अभिवृत्ति को का मतलब क्या है, अभिवृत्ति का मतलब है किसी व्यक्ति के कार्य करने का ढंग। इसकी शुद्ध हिंदी मनोवैज्ञानिक यानी किताबी भाषा में अभिवृत्ति लिखा है, इसको शुद्ध भाषा में, हम अपनी भाषा में यदि कहें समझाने के लिए, तो कार्य करने का ढंग, व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति क्या है, तो अभिवृत्ति का मतलब है उस व्यक्ति की कार्यशैली क्या। इस बालक की कार्यशैली थी बार बार पलंग की बाहरी कोने की ओर जाना, एक बार गिर गए, आदतें भी सुधार गई, अभिवृत्ति भी चेंज हो गई और ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो आपके जो क्रो एंड क्रो महोदय हैं वो 3 शब्दों को लेकर परिभाषा बनाते हैं, और वह परिभाषा क्या देते हैं, वह कहते हैं कि यदि बालक की आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों में अर्जन हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। यानी बालक के ज्ञान, आदतें, अभिवृत्तियों का अर्जन ही, बालक को जो ज्ञान, आदतें और अभिवृत्तियों का अर्जन हुआ है, वही अर्जन आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। बात क्लियर है सर कि नहीं, बोलो। यदि हम ये कहें, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि यदि हम आपसे ये कहें कि बालकों के, अधिकतर बालकों की ही बात कर रहे हैं, तो ज्ञान, आदतें या आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, तो ये क्या कहोगे आप, इसको अधिगम कहेंगे। और ये परिभाषा किसने दी थी, आपके क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो महोदय बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी परिभाषा हर बार यूपी टेट पेपर में पूछी जाती है। जब क्रो एंड क्रो ऑप्शन में हो और आपको समझ में ना आए कि किसकी परिभाषा है, और अगर क्रो एंड क्रो हो तो लगा दो, वो सही निकल जाएगी। मतलब 80 से 90% क्रो एंड क्रो होने के चांस अधिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि आती हो फिर भी तुक्का लगा रहे कि नहीं क्रो एंड क्रो लगाओ, ठीक है ना। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए कि नहीं एक भी परिभाषा नहीं फंसी, मतलब यहाँ से 5 तो आती ही हैं, 4 से 5, और 4 से 5 में यदि 3 या 4 भी मैच कर जाती हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ऐसा ही हुआ है कि एक परिभाषा को छोड़कर अधिकतर मैच कर जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है, इसी में अन्य मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये सब क्लियर है ना। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। हाँ पूछो मैडम। भाग जाता है, हाँ फिर बोलते जाओ। तो उससे क्या उसको अर्जन हुआ, हाँ अर्जन ही वो तो अनुभव हो रहा है। सेकंड में भी वो डेफिनेशन है इसकी गेट्स की कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। सिस्टम में ही मतलब गुणवत्ता में ही वो सीख जाता है, हाँ तो उसने पहले ही प्रशिक्षण ले लिया उसमें, हाँ हाँ वुडवर्थ की डेफिनेशन में पहले ही प्रशिक्षण ले लिया, तो फिर आपके जो गेट्स थे तो उनको प्रशिक्षण दिलाने की क्या ज़रूरत थी, यही बात है ना, यही पूछना चाहते। सुनिए मैम, आप हो, दूसरा व्यक्ति है, ये कहें भाई साहब हम इस हाथ से खाना खा रहे हैं, आप कहो नहीं मैं तो इस हाथ से खाना खाऊंगी, तो आपका हाथ है, आप चाहे इससे खाओ, चाहे इससे खाओ, चाहे इस पैर से खाओ, चाहे इस पैर से खाओ, स्वतंत्र हो, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं।
हर मनोवैज्ञानिक स्वतंत्र है। भैया स्किनर ने चूहा क्यों पकड़ा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को क्यों पकड़ा, आपके पावलोव ने कुत्ते को क्यों पकड़ा, कोहेलर ने चिंपैंजी को क्यों पकड़ा, उनके दिमाग में जो सूझा उन्होंने वो कार्य किया। यहां पर तो वुडवर्थ को शब्द की टर्मिनोलॉजी अच्छी लगी, किसकी, केवल और केवल नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन उन्होंने कहा है। वही दूसरा व्यक्ति उसी शब्द को बोल रहा है, वो कह रहा है मैं इसकी कॉपी थोड़ी ना करूंगा हूबहू, मैं इसके क्रियाकलापों को, इसके अधिगम को अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोलूंगा। तो मतलब क्या है देखना, चाहे वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा हो, चाहे वुडवर्थ की परिभाषा हो, चाहे गेट्स की परिभाषा हो, सबका उद्देश्य बालक को सिखाना है, लेकिन कहने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। अब उन्होंने क्या शब्द चुने ये उन पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता, बात समझ गए ना। ये शब्द उनकी खुद की चुनी टर्मिनोलॉजी है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं। हाँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसका रीजन हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रश्न चले होंगे, क्योंकि ये जो आपका मोमबत्ती का एग्जाम्पल है या ये पलंग से नीचे गिरने, ये कहीं किताबों में मिलते कहाँ हैं, इनको तो हम अपनी तरफ से आपको ऐड करके देते हैं ताकि आपको वो थ्योरी समझ में आ जाए। मतलब जो मनोवैज्ञानिक कहे गए बिल्कुल गूढ़ शब्दों में, उनको आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हमको ये एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। उनकी कनेक्शन ये देखो आप कि ये आम भाषा को आपकी मनोवैज्ञानिक की भाषाओं से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये नहीं, अब इन्होंने कहा ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, अरे यार वो तो ज्ञान को हम नवीन ज्ञान भी तो बोलेंगे, आदतों को हम नवीन आदतें भी तो बोल देंगे। हम कहें लो, हम एक साइकोलॉजिस्ट, हम नया परिभाषा देते हैं, नवीन ज्ञान, नवीन आदतें, नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम है। आप कहो हम एक परिभाषा देते हैं, नवीन ज्ञान, नवीन आदतें, नवीन अभिवृत्तियों के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाए, जो वांछनीय परिवर्तन हो जाए, वो अधिगम कहलाएगा। कितनी डेफिनेशन बन सकती हैं, शब्दों का हेर फेर होगा, अर्थ एक ही निकल रहा होगा। ठीक है, और बताओ कोई डाउट और कोई डाउट बताओ, यही पूछना चाहते थे। ठीक है, बताओ कोई डाउट नहीं, चले आगे। ठीक ठीक, हाँ नहीं कोई भी डाउट हो आप पूछो। ये पिछले बैच वाले भी एक बात पूछ चुके हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी यही पूछे थे कि भाई साहब ये कह रहे, ये कह रहे, लेकिन उनका अर्थ तो एक ही है भाई। आप समझो, आप चिरगांव से झांसी जाते हो, कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन तो चलती नहीं, कोई बाइक से जाता है, कोई डिपो से जाता है, कोई मैजिक से, भाई स्वतंत्र है वो, किसी से भी जाए। अब आपने देखा होगा कहने का तरीका, एक टीचर है उसी सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से पढ़ाता है, उसकी भाषा अलग है। कोई दूसरा मनोवैज्ञानिक आया, उसने उसको दूसरे शब्दों में पढ़ाया, उसकी भाषा अलग है। लेकिन सिखाने का तरीका, एक बालक को छोटा बड़ा सिखाए जा रहे हैं गीत गा के, एक बालक को डंडे के बल पर, तो कैसे भी सिखाएं, सीखना महत्वपूर्ण है। भाषा सिखाने की एक शैली है, उनके कहने का एक तरीका है। जैसे आप जानते होंगे, जो आप अदर डिस्ट्रिक्ट तरफ, जो अदर अन्य जिलों तरफ चले जाओ तो वहाँ की भाषा आपको मिलेगी क्या, बड़ी ही विचित्र मिलेगी। उनके बोलने का ढंग आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बात उनकी भी तो सही है। वही बात आप बोल रहे हो, आप दूसरे शब्दों में बोल रहे हो, तो वो शब्दों पे ना जाओ, आप उसके अर्थ को समझो कि ये अर्थ सही है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा, ठीक है। अब ये क्रो एंड क्रो भी हो गए। क्रो एंड क्रो ने कहा आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट आप तो ये देखना कि हमने आपको जो मेन परिभाषा दे दी डायनासोर, किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वातावरण के अनुसार या वातावरण में जो चेंज हुआ है उस परिस्थिति के अनुसार यदि वह अपने आप में वांछनीय परिवर्तन लाता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। ये मेन परिभाषा है। बाद में मनोवैज्ञानिक ये कह गए, ये तो परिभाषा उन्होंने कही है, तो याद भी करना है और पेपर में टिक भी करके आना। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो नेक्स्ट परिभाषा यदि देखी जाए तो नेक्स्ट परिभाषा क्या है। नेक्स्ट परिभाषा यदि कोई कहता है तो सुनिए, देखिए आप लोग नहीं, ये ऑनलाइन वाले जो चल रहे हैं उनको वीडियो क्वालिटी थोड़ी इसमें पता नहीं, जो अपलोड वीडियो है वो सही आते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में साफ नहीं आता है। तो हमने कह दिया है, वो जो टेक्निकल टीम है वो सही कर देगी 1-2 दिन में, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। चलिए, अब इसके बाद जो अधिगम की नेक्स्ट डेफिनेशन है, उस अधिगम में नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, तो स्किनर की परिभाषा और देखो। अब कहो स्किनर ने तो प्रयोग किया, यहाँ क्या आ गए, तो स्किनर ने प्रयोग किया किस पर,
इस पर इन पर चूहे पर। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक अपनी अपने हिसाब से अपनी टर्मिनोलॉजी रखते हैं। इन्होंने क्या कहा, सुन, स्किनर ने कहा कि यदि स्किनर कहते हैं कि जो आपने भूगोल इतनी नहीं पढ़ी होगी, एक निक्से वैज्ञानिक थे, उन निक्से की थ्योरी कहती है, उनका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि कभी भी इस पृथ्वी पर से प्राणी विलुप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है, बोले प्राणी यानी कि मनुष्य बहुत ही चालाक है और यह पृथ्वी पर से कभी विलुप्त हो ही नहीं सकता, चाहे जितने जानवर चले जाएं, चाहे कुछ चला जाए, लेकिन पृथ्वी पर कभी भी प्रलय नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य बहुत चालाक खोपड़ी का है और वह समय समय पर कर लेता है क्या, परिवर्तन। जैसे देखा होगा आपको, जब हम भूगोल की वो क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें है कि जैसे सूर्य की आयु है, तो सूर्य की आयु क्या है, एक निश्चित है। किसी कोई तारा है, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से तारे का जन्म हुआ है, वह अपनी किशोर अवस्था, अपनी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होगा। हर तारे का जन्म होता है, हर तारे की मृत्यु होती है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी कभी अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन वर्तमान में सूर्य अपनी जवानी में चल रहा है, यानी कि वह अपनी आयु का आधा वर्ष जी चुका है। 10 अरब वर्ष सूर्य की आयु बताई गई है। 4.78 4.7 या 4.8 या 4.9, कुछ किताब वाले 4.7, कुछ 4.8, 4.9, यहाँ तक कि हम माने 5 अरब वर्ष सूर्य अपनी आयु जी चुका है, लेकिन अभी 5 अरब वर्ष जीना बाकी है। जब ये सूर्य जलेगा, मतलब इसका दहन होगा, और दहन होकर के जब इसका प्रसार होगा तो बहुत बड़ी ऊष्मा इस ब्रह्मांड में फैलेगी और वह अपने साथ 3 ग्रहों को चपेटेगा। जैसे बुध खत्म करेगा, जला के नष्ट कर देगा, फिर शुक्र को खत्म करेगा और फिर पृथ्वी पर आंच आएगी। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी भी बच जाए, पृथ्वी भी झुलस जाएगी और उसका भी विघटन हो जाएगा। बात समझ गए? अभी जब तक सूर्य है तो अभी तो बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ना। हाँ, तब तक लोग वह खोज कर रहे हैं। इसलिए क्यों? अन्य ग्रहों पर जीवन जीने की संभावना को खोजा जा रहा है। तो मनुष्य बहुत चालाक खोपड़ी है। उसने, निक्से ने सही कहा है कि पृथ्वी पर कभी प्रलय आ नहीं सकती, कोई ना कोई रीजन वो खोज ही लेंगे। ठीक है, जैसे कहा होगा आज उल्का पिंड आ रहा है धरती पर, आज तक वाली धरती पर टकराएगा, क्या होगा पता चला कुछ नहीं हुआ, वैज्ञानिकों ने सब समाधान कर लिया। बात समझ गए ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब इसके बाद यदि कोई कहे तो यहां पर अन्य परिभाषा क्या है आपकी, स्किनर कहते हैं कि जो अधिगम के बारे में स्किनर कहते हैं उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है तो सुनिए जरा। स्किनर ने कहा है उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी कि एक बालक, समझते चलना, एक बालक जब क्लास 1 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, 4 में पढ़ता है, आपने भी पढ़े होंगे। तो स्टार्टिंग हुई कक्षा 1, 2, कक्षा 3, 4 की, ठीक है ना। तो कक्षा 1 में उस बालक ने क्या पढ़ा, शुरुआत की उसने, छोटा बड़ा उसको नहीं आते थे, उसने सीखने की कोशिश की। यहाँ पर वो छोटा बड़ा सीख गया, हो सकता गिनती सीख गया, ध्यान रखना, गिनती सीख गया, हो सकता ABCD की वर्णमाला भी सीख गया। लेकिन कक्षा 2 में पहुंचा तो इन्हीं शब्दों को वह मिलाकर पढ़ने लगा। यहाँ पर गिनती के जोड़ घटाना वह सीख गया। यहाँ पर ABCD के कुछ छोटे छोटे शब्दों को वह पढ़ना सीख गया। फिर कक्षा 3 में पहुंचा तो अब बिल्कुल कहानी या छोटे छोटे पैरा पढ़ने लगा। कक्षा 4, 5 में पहुंचेगा, बिल्कुल एकदम फ्लो में किताब को पढ़ने लगा। तो ऐसा तो है नहीं सर कि एकदम से बालक पहले ही दिन जैसे बालक का जन्म हुआ बोले लाओ माता जी किताब हम सीधा वाचन करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि धीरे धीरे बालक क्या लाता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन। और परिवर्तन भी कैसा, ये नहीं कि अचानक से परिवर्तन हो जाए कि टायर फटा और हवा बाहर निकल गई, ये नहीं। बच्चे का जन्म हुआ, किताब पकड़ाई, वो देखा होगा PK फिल्म, पकड़ा ज्ञान ट्रांसफर, ऐसा नहीं है कुछ। यानी कि बच्चा क्या करता है, धीरे 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 चीजों को क्या करता है, सीखता है। तो उसी प्रकार से जब वह क्या कर रहा है, अनुकूलन, क्या कर रहा है, अनुकूलन। तो अनुकूलन जो करेगा बालक, वो अनुकूलन क्या कर रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चीजों को जब वह क्या करेगा, अपने व्यवहार में ढालेगा,
अपने व्यवहार को अनुकूलित करेगा। तो हमेशा ये नहीं होगा कि यहाँ पर उसको कहानी आती थी, अब धीरे धीरे शब्द अब कहानी पढ़ने से वह अनुच्छेद पढ़ने पर आ गया, अनुच्छेद पढ़ने से वह शब्द पढ़ने पर आ गया, फिर वह वर्णमाला पढ़ने पर आ गया, अब वो वर्णमाला ही खा गया। क्या आप लोग छोटा बड़ा खा गए कि इसको आ नहीं, इसको का बोलते हैं, इसको का नहीं, इसको ई बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे उसने व्यवहार में क्या किया है? उत्तरोत्तर अनुकूलन, मतलब उत्तरोत्तर मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, यानी कि सदैव उसने अपने ज्ञान में क्या की है? वृद्धि की है। तो जो सीखना होता है वह क्या कहलाता है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। ध्यान रखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। यानी धीरे धीरे बालक चीजों को सीखता जा रहा है, अधिगम करता जा रहा है। तो स्किनर बोले बालक के द्वारा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, बालक के व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो केवल एक शब्द आपको पकड़ के रखना है, उत्तरोत्तर अनुकूलन, और बालक के व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये आपके स्किनर साहब ने कहा था। क्लियर है इतनी बात? बताओ, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? फिर भी होता है तो कोई बात नहीं, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो आप पूछ लो। बस ये है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पढ़ाने का समझाने का तरीका होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके पहले आपने कुछ और उदाहरण दिया, मतलब पिछली साल पढ़ाया, उसके और पिछली साल पढ़ाया तो कुछ और उदाहरण दिए, तो वो जहाँ दिमाग में जो बात फिट हो जाती है वो एग्जाम्पल अपने आप निकल जाता है। कोई वो थोड़ी है, बस केवल परिभाषा तो चेंज नहीं की ना। स्किनर ने तब भी यही बोला था जब हमने पढ़ाया, इसके पहले बोला था तब भी। एग्जाम्पल समझाने का तरीका हो सकता थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? ठीक, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट सुनो, एक परिभाषा और हो जाएगी, और वो एक दिन में 5 ही हो पाती हैं सर, कल होंगी 10 टोटल। इसलिए तो आपसे 1 घंटा मांगते हैं। सुनो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा आती है, ये हमने आपको 3 बता दी, वुडवर्थ 4-5 बता दी, 4 हो गई। हाँ, एक आपकी वुडवर्थ बता दी, स्किनर बता दी, एक आपकी क्रो एंड क्रो बता दी, और एक गेट्स बता दी। एक और आता है वो, और आप समझ लेना जरा, उसको और बताते हैं क्या कहते हैं वो। सुनो सुनो, क्रॉनबेक। क्रॉनबेक क्या कहते हैं ये सुनो। क्रॉनबेक ने क्या कहा? लगभग